नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के संक्रमण के खतरे और लोगों की लापरवाही की कर लेते हैं। तो कोरोना गाइडलाइन को लेकर सरकार पूरी तरह से अब सख्ती बरत रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। आज भी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की लापरवाही कोरोना के संक्रमण को दोबारा फैला सकता है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सरकार की सख्ती भी इन पर बेअसर साबित हो रही है। गंगा घाट पर लोकल प्रशासन और पुलिस की सख्ती का भी कोई असर इन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि सख्ती की बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। भीड़ वहां पर जमती जा रही है और लगातार कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बात नैनीताल की भी करते हैं तो नैनीताल पर सख्ती देखने को मिला है। यहां पर असर अब पड़ने लगा है। वीकेंड पर सख्ती का असर हुआ है। नैनीताल में पर्यटकों में आई कमी है। जाम से भी लोगों को राहत मिली है। शहर में एंट्री से पहले नियमों का पालन जरूरी होगा। शहर के बाहर खड़ी की जा रही है सैलानियों की गाड़ियां। तो अब नैनीताल आप पहुंच रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी। नैनीताल में इसको लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ था। अब प्रशासन और सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। जो बाहर से आए पर्यटक हैं उनकी गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया गया है और साथ ही सख्ती भी हो रही है। और वीकेंड में पहाड़ों के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है। मसूरी जाने के लिए 72 घंटे पहले आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर होटल बुकिंग के प्रमाण पत्र भी दिखाने होंगे। यह आदेश सोमवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। वहीं कैंपटी फॉल पर एक समय में आधे घंटे के लिए सिर्फ 50 लोगों को जाने दिया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि अगर लोग नहीं माने तो फिर कैंपटी फॉल को बंद कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव के आदेश के बाद कोविड नियम पालन कराने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। होटलों, धर्मशालाओं का औचक निरीक्षण हो रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। लेकिन अभी जो तस्वीरें कुछ देर पहले हमने दिखाई थी वहां पर तो इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। नैनीताल में भी जाने के लिए पुलिस अलग अलग जगहों के स्टिकर गाड़ियों पर लगा रही है। वहीं मसूरी के कैंपटी थाने के पास चेक पोस्ट बना दिया गया है, जहां पर 50 पर्यटकों को टोकन के साथ भेजा जाएगा और हर आधे घंटे के बाद हूटर बजाया जाएगा। क्योंकि 50 की संख्या तय की गई है कि एक समय में आधे घंटे के लिए 85 लोग कैंपटी फॉल में जा सकेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में क्या सख्ती दिख रही है? क्योंकि जब हमने खबर पढ़ी तो यही लग रहा है कि सब कुछ वहां पर सख्ती से कोरोना का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए नीलू, जिस तरह से पिछले वीकेंडों में यहाँ पर हाल रहा, पूरे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जो भीड़ थी वो पूरी तरीके से यहाँ आई है और उसका जो असर है वो पूरे देश ने देखा है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उस पर चिंता जाहिर की, प्रधानमंत्री ने उस पर चिंता जाहिर की। उसके बाद सरकार और जिला प्रशासन ने खास तौर पर अब नए निर्देश जारी किए हैं। 3 तरह के इस तरह के फैसले हैं कि आपको आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी होटलों में बुकिंग होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आपको शहर में एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको भीमताल या नौकुचियाताल या पिथौरागढ़ या रानीखेत कहीं जाना है तो उसके लिए अलग स्टिकर पुलिस गाड़ियों पर लगा रही है। उनको नैनीताल के बाहर से प्रवेश दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी आज शनिवार का दिन है, लेकिन उस तरह के अभी हालात दिख नहीं रहे हैं। शहर में अभी भीड़ भाड़ कम है। हालांकि 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शहर में भीड़ आएगी। हालांकि उसके लिए भी जिला प्रशासन ने खास तौर पर तैयारियां की हैं। रूसी बाईपास और नारायण नगर में 2 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बाइक जो बाहर से लेके आता है उनको शहर के बाहर पार्क किया जाएगा, गाड़ियों को बाहर पार्क किया जाएगा, शटल सेवा के माध्यम से उनको अंदर लाया जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगी है, उसके बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन या फिर कमिश्नर को ऑर्डर जारी किए हैं, मास्क का पालन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, या तमाम जो कोविड के नियम है उनका पालन। बिल्कुल वीरेंद्र, हमेशा ऐसा ही होता है कि
हमने पहली लहर में लापरवाही देखी तो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में लापरवाही बरतेंगे तो तीसरी लहर भी बस अब दस्तक देने को तैयार है। तो क्यों हाईकोर्ट ही इसमें दखल देता है, या कोर्ट का ही दखल क्यों होता है, प्रशासन इसको लेकर सतर्क क्यों नहीं होता है? पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। पुलकित, हरिद्वार की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा कि बताया तो ये जा रहा है कि पुलिस वाले वहां पर तैनात है, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं वहां से? हाँ जी, देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और पुलिस की आपने बात की, प्रशासन की आपने बात की, तो जाहिर तौर पर पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से इसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। हर की पैड़ी पर जो जिस क्षेत्र में थाना क्षेत्र में पड़ती है, चौकी क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ से भी ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है पुलिस की, प्रशासन की, नाकाफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो इस वक्त वीकेंड होने के कारण और गर्मी बढ़ने के कारण भीड़ जो है वो बेतहाशा बढ़ी हुई है। मैं हर की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जहाँ तक भी कैमरे की जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पूरी तरह से भीड़ ही भीड़ आपको नजर आती है। हजारों की संख्या में, बल्कि कहा जा सकता है कि पूरी हर की पैड़ी समेत जो दूसरे गंगा घाट है वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इस वक्त इकट्ठा हैं। लेकिन पुलिस की ओर से उतना यहाँ पर बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक हम देख रहे हैं तो कोई भी पुलिस की ओर से कोई पुलिसकर्मी, कोई सिपाही यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कहीं कहीं पर जरूर चालान की कार्रवाई की जा रही है। और लोगों की जो अपनी जागरूकता है वो भी इस वक्त जो है लगभग समाप्त हमें नजर आ रही है, वो भी काम नहीं कर रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क ना लगाए हुए भी कई लोग बहुतायत में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से लोगों के व्यवहार में ये चीज़ अभी शामिल हुई है कि जो लापरवाही लोग जिस तरह से बरत रहे हैं, तो ये घातक हो सकती है लोगों के लिए। तीसरी जो कोरोना की जो वेव है, बिल्कुल अगर प्रशासन सख्ती कर रहा है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा, क्योंकि जब व्यवस्थाएं चरमराती है तो यही लोग प्रशासन को दोष देते हैं जो आज बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरह से घूमते नजर आ रहे हैं। भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मसूरी से हैं। भारती, मसूरी की जो तस्वीर आई पता नहीं वो कब की थी, कितने दिनों पहले की थी, लेकिन जरूर इस समय ये चौंका रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने का इंतजार हो रहा है कि पता नहीं कब आ जाए, और उसमें ऐसी लापरवाही। तो वहां पर फिलहाल इसके लिए क्या प्रबंध किए गए प्रशासन की तरफ से? देखिए, हर चेक पोस्ट पर यहाँ पर चेकिंग तो बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 72 घंटे की नेगेटिव मैंडेटरी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। होटल की बुकिंग का प्रमाण यहाँ पर लोगों को दिखाना होगा जब वो मसूरी का रुख करें। तो तमाम एहतियात यहाँ पर बरतने के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन नीलू मैं यहाँ पर बताऊं कि जो रश है वो लगातार बढ़ा हुआ है। वीकेंड में यहाँ पर अगर हम बात करें, जगह जगह पर जाम हमें देखने को मिल रहा है। देहरादून से मसूरी आते हुए हमें कई जगह पर जाम जो है वो मिला है, ट्रैफिक मिला है। यहाँ पर मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है और यही वजह है कि लोग जो है वो मसूरी का रुख कर रहे हैं। तपती गर्मी से राहत लेने के लिए लोग पहाड़ों की रानी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जाम है वो बदस्तूर जारी है, जो दर्शा रहा है कि मसूरी में रश जो है वो यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर नीलू, तो अगर लोगों की हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसके लिए यहाँ पर ये निर्देश दिए गए कि कैंपटी फॉल के एरिया में 50 लोगों को ही जाने की अनुमति है। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति जो है वो आधा घंटा ही यहाँ पर रुके। ये एहतियात यहाँ पर बरतने के निर्देश जो है दिए गए हैं। बिल्कुल, लोगों को गर्मी से तो भारतीय राहत मिल जाएगी, गर्मी से तो लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन इस कोरोना का क्या? अगर कोरोना हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिंदगी पर बनाएगी। इसलिए अभी थोड़ा सा अपने घर में ही एसी का आनंद ले लीजिए, अगर एसी नहीं है तो ठंडी हवा बाहर जाके खा लीजिए, लेकिन इस तरह से पर्यटन स्थलों पर जाकर भीड़ ना बढ़ाए। यही हमारी सबसे गुजारिश है, और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी कि थोड़ा वक्त और है, इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतिए तो शायद तीसरी वेव को हम रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में चुनाव आते आते सियासी समीकरण भी बदल गए हैं, जिससे बीजेपी अब धीरे धीरे मैदान पर सेंट्रलाइज होती नजर आ रही है। आखिर क्या है इसके मायने, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहाड़ से थे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और रानीखेत से थे। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो पहाड़ से ही बंशीधर भगत की इस पर ताजपोशी कर दी गई। 4 साल होते होते सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए। सीएम का चेहरा तो पहाड़ से लाया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मैदान की सीट हरिद्वार से मदन कौशिक को बनाया गया।
4 महीने के भीतर ही बीजेपी को सीएम बदलना पड़ा और नया चेहरा तराई की खटीमा सीट से पुष्कर धामी को आगे कर दिया गया। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट में भी विस्तार हुआ तो भी मैदान के प्रभुत्व वाली नैनीताल संसदीय सीट को ही तवज्जो दी गई। सीएम साहब बोलते हैं पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं, और अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर जो सबसे सीमांत जिला है उसके रहने वाले हैं, और वर्तमान में वो उधम सिंह नगर में तराई में आकर के रह रहे हैं। उसी प्रकार से अपने जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं अजय भट्ट जी, वो अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। इस प्रकार का कोई भी मन में हमारे विचार नहीं रहता कि ये तराई है या पहाड़ है या मैदान है। सबको एक समान, पूरे प्रदेश की रचना को एक समान और योग्य कार्यकर्ता हमारे यहाँ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब मैदान में वोटों की फसल देख रही है। 2026 में उत्तराखंड में परिसीमन होना है। इसमें पहाड़ की अपेक्षा मैदान में विधानसभा की सीटें अधिक हो जाएंगी। यही कारण है कि बीजेपी ने अभी से मैदान में फोकस करना शुरू कर दिया है। सारा वोट का गणित है। वो मैदानों के नाम पर वोटों की खेती पैदा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 2026 में फिर से परिसीमन होना है, तो उससे पहले का भी आगे का भी एक तंत्र अपने दिमाग में रख के उस रणनीति को लेकर वो चल रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिनमें अकेले 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में विधानसभा की आधे से अधिक यानी कि 36 सीटें आती हैं। साफ है कि सत्ता में आना है तो मैदान के इन जिलों को साधना ही होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और चीन और नेपाल सीमा पर बसे पिथौरागढ़ में नेचर में अपना खजाना जमकर बिखेरा है। खासतौर पर चाइना बॉर्डर से लगे इलाकों को तो लगता है कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत के साथ बनाया है। इन इलाकों तक पहुंच पाना आसान नहीं है। आज हम आपको लिए चलते हैं दारमा घाटी की अद्भुत यात्रा पर। हमारी टीम पंचाचूली की तलहटी तक पहुंच गई। दारमा घाटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर घाटियों में शुमार है। यहां पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों से धारचूला पहुंचना जरूरी है। धारचूला से आगे दावा घाट से दारमा घाटी के डाकर तक गाड़ी से सफर किया जा सकता है। धारचूला से दारमा घाटी तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का सफर धौली नदी के किनारे से गुजरता है। सफर शुरू करने के साथ ही धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का बांध गुजरने वालों को रुकने के लिए मजबूर कर देता है। पहाड़ियों के बीच बना ये बांध हर किसी को रिझाता है। किंजोती में चौदास घाटी को रास्ता कटता है। यहाँ बहने वाला झरना भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किंजोती का ये इलाका 2013 की आपदा में पूरी तरह जमींदोज हो गया था। ये बात अलग है कि यहाँ के रहने वालों ने इसे फिर से आबाद किया है। पूरा बस्ती साफ हो गया था। पूरा नुकसान तो 2 ही आदमी का हुआ, बाकी लोग कुछ पहाड़ की तरफ जाके बच गए हैं। बाकी यहाँ तक मलबा पहुँच गया था। मलबा जबकि नदी कितना दूर है। दारमा के सफर में ओरथिंग में कुछ दुकानदार बकरी का सूखा मीट बेचते दिखे। असल में उच्च हिमालयी इलाकों में सूखा मीट रखने की परंपरा है। सूखा मीट आम मीट के मुकाबले काफी महंगा है। 1 किलो सूखे मीट की कीमत 1500 रुपए है। इन इलाकों के लोग बकरे के मीट को 6 महीनों तक सुखा कर रखते हैं और फिर उसे खाते हैं। लगा के एक कच्चा मीट है सर 500 का, मान लीजिए चलो 3 किलो का 1 किलो भी नहीं पड़ता, सब सिक्योरिटी होता है 1500 का। इसी सफर में बालिंग नाम का एक गांव भी आता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव काफी सुंदर है। सभी घर पारंपरिक शैली में बने हैं। गांव में एक विशालकाय पत्थर भी मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पत्थर संजीवनी पत्थर है। मान्यता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी पत्थर लेकर जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा बालिंग गांव में गिर गया था। कहते थे कि जो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ले गए थे सर, वो तो उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया था। तो उस गांव में, ये इस गांव ग्राम सभा बालिंग में है सर वो जी। दारमा घाटी में कुल 14 गांव आबाद हैं। दारमा घाटी के ऊपरी गांव नेचर के बहुत ही करीब हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर इन गांवों से होकर गुजरते हैं। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। इन गांवों के ग्रामीण सिर्फ गर्मियों के सीजन में ही यहाँ पर रहते हैं। सर्दियों में ये लोग निचले इलाकों में रहने के लिए चले जाते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इसी साल घाटी के सभी गाँव में वीसेट लगे हैं, जिससे इंटरनेट भी यहाँ तक पहुँच सका है और लोग भी सोशल मीडिया में मस्त नजर आ रहे हैं।
लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ के लोगों के लिए अभी भी कोसों दूर है। चिकित्सालय वाला प्रॉब्लम पड़ रहा है, जाना है पिथौरागढ़ दारुसलाई, जहाँ भागना पड़ता है और स्कूल की दिक्कत हो रही है। दारमा घाटी में दुगतू सबसे अहम गांव है। इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी गांव से पंचाचूली बेस कैंप का पैदल सफर भी शुरू होता है। और ये पंचाचूली यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है दुगतू, और यहाँ पर लोग पंचाचूली के नाम से दुगतू प्रसिद्ध गाँव में से एक गाँव जाना जाता है। दुगतू गांव के करीब ही बसा है दातू गांव। दातू गांव इस घाटी का सबसे ऐतिहासिक गांव है। दातू गांव को जसूली देवी के नाम से भी जाना जाता है। जसूली देवी की संपत्ति से करीब 300 धर्मशालाएं बनाई गई हैं। दुगतू से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर उस सफर का आगाज होता है जिसका इंतजार इस घाटी में आने वाले हर शख्स को होता है। 4 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके पंचाचूली बेस कैंप पहुंचा जा सकता है। पंचाचूली के करीब जंगलों के बीच यहाँ रात गुजारने के अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। बेस कैंप से पंचाचूली का नजारा साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गगनचुंबी बर्फीली चोटियां हमारे आगोश में समा गई हैं। पंचाचूली की सबसे बड़ी पीक दूसरे नंबर की है, जिसकी ऊंचाई 22,650 फीट है। कहा जाता है कि पांडव भाई जब स्वर्ग को जा रहे थे तो इन्हीं चोटियों में उन्होंने अंतिम बार भोजन बनाया था। वैसे तो पंचाचूली का पूरा नजारा बेस कैंप से ही दिखाई देता है, लेकिन पंचाचूली की तलहटी तक जाने के लिए कैंप से 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। तलहटी तक जाने का रास्ता भी प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है। जहां नजर डालो वहीं जन्नत दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक अनुभव है और मैं पहली बार दारमा वैली में आया हूं और ये कम से कम 12,000, जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये वैली है। और पीछे मेरा आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, मैंने शायद आज तक सोचा भी नहीं कि मैं ऐसी जगह पे कहीं घूम पाऊंगा। ये जो नज़ारा है अद्भुत है। लोग इसको देखने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और ये जो पंचाचूली का सौंदर्य है ये साहसिक पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पंचाचूली, पिथौरागढ़।